Good morning students, I am Renu Yadav and today our topic is electoral politics। ये 9th क्लास का सिविक्स का 3rd चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या था, व्हाट इज़ द डेमोक्रेसी। सेकंड चैप्टर में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशंस डिज़ाइन, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रेम किया था। तो उसमें हमने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया था और नेल्सन मंडेला का। फिर हमने किया था, आज का जो टॉपिक है वो है कि इलेक्शंस जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। क्या विदाउट इलेक्शंस जो है हम अपने लीडर को चूज़ नहीं कर सकते, क्या इलेक्शंस की नीड क्यों है। तो ये एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको क्लियर करेंगे कि हरियाणा में जो है 1982 में कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के बाद 1987 में दोबारा इलेक्शंस होने थे। एवरी 5 ईयर्स में जो है इलेक्शंस का होते हैं। तो 1947 में 87 में जब दोबारा इलेक्शंस होने थे तो उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही थी, पहले हम ये क्लियर करेंगे। तो जो 1982 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी जो है लीड रोल प्ले कर रही थी। मतलब जो पावरफुल पार्टी थी, जो रूलिंग पार्टी थी, वो कौन सी थी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। अब देवीलाल जो है वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था, जो नेक्स्ट पार्टी जो इलेक्शंस जो हो रहा था उसके लिए। तो उसके लिए वो प्रिपरेशन कर रहा था, मतलब लोगों के पास मीटिंग ले रहा था, लोगों को प्रचार कर रहा था। देवीलाल जो था वो 76 ईयर्स ओल्ड लीडर था और उसका जो वर्किंग टाइम जो था वो 8 AM से 11 PM तक था। इट मीन्स कि जब इलेक्शंस जब होते हैं तो उसके लिए इनको 24 मंथ्स जो है प्रिपेयरिंग की इलेक्शंस की कंटिन्यू जो है, कभी किधर डिस्ट्रिक्ट में कभी किसी एरिया में जाकर और वोटिंग के लिए अपने प्रचार करते थे। तो जब ये वोटिंग के लिए प्रचार करते हैं तो उसमें जो इनका कोई एक लीड होती है कि एक ऐसा वर्ड रखते हैं ये जिससे लोग इनकी साइड अट्रैक्ट हो और अट्रैक्ट हो इनको वोट दें। तो जो देवीलाल जो था वो पार्टी को विनर करने के लिए इन्होंने क्या कहा था, तो इन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑन फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, कि जो फार्मर्स जो है उनके लोन माफ़ कर दिए जाएंगे या उसमें कुछ प्रिविलेजेस दी जाएगी, और इसके साथ साथ जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनको भी प्रिविलेजेस दी जाएगी। तो इस तरीके से जो इंडिया में जो है रिच पर्सन जो है वो कम है और मिडिल क्लास के ज़्यादा है, या ये कहें कि पुअर फैमिली ज़्यादा है, जिसके चलते जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने देवीलाल को वोट दिया। और जब देवीलाल को वोट दिया तो देवीलाल जो है विनर हो गया। इंडिया की यदि हरियाणा की बात करते हैं, हरियाणा के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो हरियाणा में टोटल जो है 90 सीट थी। 90 सीट कैसे थी, कॉन्स्टिट्यूएंसी। जैसे मान लीजिए ये हरियाणा है, तो हरियाणा में जो ये छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, तो ये टोटल 90, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक लीडर चूज किया जाता है। तो ये टोटल कितनी थी, 90 थी। और 90 में से 76 जो थी वो किसकी साइड थी, देवीलाल की साइड थी। और 60 सीट जो है देवीलाल को मिल गई थी। अब इट मीन्स कि 90 में से जब 76 देवीलाल की थी तो देवीलाल जो है विनर पार्टी के रूप में आया और 5 सीट्स जो है अपोजिट पार्टी के पास गई। इट मीन कि कांग्रेस की साइड गई। अब देवीलाल जो है, जब पार्टी इसकी विनर हो गई, लोगों ने इसको वोट दिया, तो इसने जो है चीफ मिनिस्टर से बना दिया गया देवीलाल को। जो इंडिया गवर्नर जो था हरियाणा का, उसने इसको शपथ दिला दी और इसको चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। अब चीफ मिनिस्टर बनाने के बाद इन्होंने जो प्रॉमिस किया था फार्मर के लिए कि हम एग्रीकल्चर में जो है आपको कंसेशन देंगे या प्रिविलेजेस देंगे, स्मॉल बिजनेसमैन है उनको प्रिविलेजेस देंगे, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे, वो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, दोबारा इलेक्शंस हुए और दोबारा इलेक्शंस में वापस वही कांग्रेस पार्टी जो है विनर पार्टी के रूप में आई। जब 1991 में दोबारा इलेक्शंस हुए तो वही पार्टी वापस विनर के रूप में और देवीलाल फिर से हार गए। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे समझ में आया कि इलेक्शंस जो है वो किस तरीके से होते हैं, लोगों को मतलब किस तरीके से अपनी ओर वोटिंग के लिए अट्रैक्ट करना पड़ता है। उनका कोई टारगेट होता है, उस टारगेट के थ्रू जो है लोग उसकी साइड अट्रैक्ट होते हैं। अब है कि इलेक्शंस क्यों ज़रूरी है, क्या विदाउट इलेक्शंस जो है वोटिंग नहीं हो सकती। यदि डेमोक्रेसी ये नहीं कि अभी से डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी जो है हमारे प्राचीन समय से चली आ रही है, एंशियंट टाइम से चली आ रही है। आपने हिस्ट्री में देखा था कि जो मोनार्की रूलर है तो उस टाइम पे भी जो है कुछ जो सिविलाइजेशन थी वो डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी। जैसे एथेंस जो है, एथेंस ने डेमोक्रेसी फॉर्म की थी। तो उस टाइम की जो डेमोक्रेसी होती थी उसमें क्या होती थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाता था और उनमें से फिर लीडर को चूज़ किया जाता था। बट अब मॉडर्नाइजेशन लगी, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में किया, फर्स्ट चैप्टर में किया है
कि ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो ब्रॉड मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी यही है कि जो फर्स्ट एंशिएंट टाइम में जो डेमोक्रेसी होती थी उसमें लोगों को इकट्ठा करके फिर लीडर को चूज किया जाता था। लेकिन अब जो मॉडर्नाइजेशन जो लाया गया डेमोक्रेसी में वो ये लाया गया कि इलेक्शंस के थ्रू जो है लीडर को रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि अब जो है पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है, तो इसलिए इलेक्शंस फॉर्म को स्टार्ट किया गया और इलेक्शंस के थ्रू जो है लोग अपने रिप्रेजेंट को चूज करने लगे। अब है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, कि इलेक्शंस की क्यों नीड है, क्या विदाउट इलेक्शंस जो है हम अपने लीडर को नहीं चूज कर सकते। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो हम कुछ कंडीशंस रखते हैं कि मान लीजिए विदाउट इलेक्शंस जो है हम लीडर को चूज करते, तो हम क्या किस बेस पर लीडर को चूज करेंगे। तो हम किस बेस पर लीडर को चूज करेंगे, ट्राई करते हैं, हम इमेजिन कर देखते हैं कि हम इलेक्शंस के लिए लीडर को चूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि ये पॉसिबल करना पड़ेगा कि वहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किया जाए, है ना। पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे, वो लोग एवरी डे आए और सभी डिसीजन में पार्टिसिपेट करें। अब इंडिया एक वास्ट कंट्री है, इसमें जो पॉपुलेशन इतनी है, तो क्या ये पॉसिबल है कि इतने सारे लोग हर दिन इकट्ठा हो। उसके लिए प्लेस भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और फिर वो कोई डिसीजन मेकिंग करे। तो अब वो जो डिसीजन है वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों तक मैसेज पहुंचाना, फिर वो इकट्ठा होंगे, फिर वो उस पर कोई डिसीजन देंगे, तो ये प्रोसेस जो है सक्सेस नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट वे क्या किया गया कि इलेक्शंस हो गए तो एक ही दिन वोट डालनी होगी, और फिर लोग जो अपने रिप्रेजेंट करेंगे वो जो है इस पॉलिटिकल के मैटर को संभालते रहेंगे और लोग अपना काम वाम करते रहेंगे। सेकंड एक ऑप्शन तो ये होता है, तो समझ में आया ना कि इलेक्शंस की क्यों नीड है। सेकंड, मान लीजिए हम रखते हैं दूसरा ऑप्शन कि हम एजेस के बेस पर देखते हैं। ये आप छोटे लेवल पर देखिए, अपने ग्रामीण लेवल पर देखिए। मान लीजिए आपको ग्रामीण लेवल में जो है सरपंच का चुनाव करना है, तो सरपंच को चूज करने के लिए क्या करेंगे कि गांव के सभी लोग जो है इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर फिर किसी लीडर को चूज करेंगे। अब वो लीडर कौन होगा, या तो वो लीडर होगा कि सबसे ज़्यादा जो ओल्ड होगा, सबसे ज़्यादा एज होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, या वो लीडर कौन होगा कि एजुकेटेड पर्सन हो, गांव में सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन हो, सबसे ज़्यादा उसे नॉलेज हो, है ना। अब ये दोनों बेसिस हम रखते हैं, तो इसमें भी कुछ मतलब पॉइंट्स इस तरीके से निकल गए जिससे लोग सेटिस्फाई नहीं है। क्यों, मान लीजिए जो सबसे एक्सपीरियंस पर्सन है, सबसे ओल्ड बुजुर्ग पर्सन है, हो सकता है वो बेड पर हो, है ना। सेकंड, हो सकता है कि वो एजुकेटेड ना हो, उसको पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज ही ना हो। एजुकेशन का लेते हैं तो एजुकेशन तो है उसके पास, लेकिन पॉलिटिक्स की नॉलेज ना हो कि किस तरीके से यूनिटी बना के रखनी है, किस तरीके से लोगों के फेवर में हमें काम करना है, उसके पास इस चीज़ की एजुकेशन ना हो। तो ये दोनों ही बेस जो है दोनों फिर कैंसिल होते हैं। अब यहीं पर फिर वही वे निकल के आता है कि इन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इलेक्शंस ही रखना पड़ेंगे। इलेक्शंस में जो लीडर सामने आएंगे तो उसमें अपोजिशन के भी होंगे और कुछ जो है हमारे फेवर के में, फिर उनमें से जो सही तरीके से काम करता हुआ हमें नजर आएगा, हम इलेक्शंस के थ्रू उसको लीडर बनाएंगे। तो ये दो रीज़न जो मैंने बताया आपको, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये दोनों ही लिख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, कि हम ऐसा क्या करें, किस तरीके से ये फाइंड आउट करें कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को लाइक करते हैं या नहीं करते। सेकंड है, वाई डू वी एंश्योर दैट दीज आर रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विशेज ऑफ द पीपल, की जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या हमारे विशेज को पूरा करेगा। मतलब जैसे देवीलाल को था कि देवीलाल को जो है उसने उस टाइम कहा कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है मैं उसके फेवर में करूँगा, फार्मर के लिए जो है प्रिविलेजेस दूंगा, बट जब विनर बनने के बाद उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हम ये किस तरीके से श्योर करें कि भाई ये जो अब बोल रहा है बाद में ये करेगा भी इस चीज़ को, है ना। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है क्या, वही इलेक्शंस। दिस रिक्वायर एज द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंजेस देम इफ, इसीलिए क्या दिया गया है कि इंटरवल देगा, मतलब एवरी 5 ईयर्स रखा गया टाइम इलेक्शंस का, कि यदि 5 ईयर्स में वो सही तरीके से काम नहीं करता है तो हमारे पास ऑप्शन है नेक्स्ट इलेक्शंस में हम क्या करेंगे, उसको विनर नहीं बनाएंगे और हम किसी दूसरे कैंडिडेट को वोट देंगे। तो यही क्या कहलाता है, मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्शंस, तो आपको ये डेफिनेशन लिख सकती है, दिस रिक्वायर एज द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज आफ्टर देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू so mechanism is called the elections. Elections are considered essential in our times for any representative democracy. अब इलेक्शंस जो है हमें क्या कंसिडर्ड कराते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल इन एन इलेक्शंस द वोटर मेक मैनी चॉइस। इलेक्शंस के वोटर जो है वोट डाले जो है उसके पास बहुत सारी चॉइसेस है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के वहाँ लीडर खड़े हुए हैं, तो जो हमें सही लगेगा हम उसको वोट डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोटर के पास चॉइस है। सेकंड, दे कैन चूज हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। सेकंड, हम उस आदमी को लेंगे जो डिसीजन मेकिंग करने में सक्सेस हो, गवर्नमेंट को फॉर्म करने में सक्सेस हो, उसमें वो काबिलियत हो, हम उसको चूज करेंगे। थर्ड है, दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज गाइड एंड गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, जिसमें लॉ मेकिंग करने की क्षमता हो, पॉलिसीज बनाने की क्षमता हो, लोगों को इकट्ठा करने की क्षमता। तो हमारे पास ये क्या है, अब ऑप्शंस है। तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस की क्यों नीड है, ये क्लियर हो गया है। इलेक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से हेल्ड होते हैं, ये सब क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे व्हाट मेक द इलेक्शंस डेमोक्रेटिक, किस तरीके के इलेक्शंस को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं। तो टुडे आवर टॉपिक इज कंप्लीटेड। हैव ए नाइस